नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को एक ही चरण में सभी 288 सीटों पर मतदान होना है। 23 नवंबर को और चुनावी नतीजे यहां आने वाले हैं। पार्टियों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है तो दूसरी तरफ महायुति है। मतलब महाराष्ट्र में फिलहाल शायद मौजूदा वक्त में अकेला ऐसा राज्य होगा जहां दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। कोई पार्टियां आमने सामने नहीं है, दो गठबंधन आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं। बात करें अगर महाविकास आघाड़ी की तो इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है जिसमें 85-85 सीटें तीनों पार्टियों ने बांटी। मतलब 85 सीटें उद्धव ठाकरे लड़ेंगे, 85 सीटें शरद पवार लड़ेंगे और 85 सीटें लड़ेंगी कांग्रेस पार्टी। वहीं जो गठबंधन सीटों का शेयरिंग हुआ उनमें बीजेपी एनडीए की तरफ से बीजेपी सबसे ज्यादा 99 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। उसके बाद आपकी शिवसेना, शिंदे गुट और फिर अजीत पवार भी इसमें चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस दौरान कई कुछ घटनाएं घटी और घटना यह घटी कि जो उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि मुझे सीएम फेस का पहले आप चेहरा बना दीजिए, अब वो 85 सीटों पर मान गए। इतनी कम सीटों पर आज तक वो चुनाव नहीं लड़े। बीजेपी के साथ जब भी वो गठबंधन में रहे इतनी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़े तो सवाल उठने लगा कि क्या उद्धव ठाकरे ने राहुल और शरद के सामने सरेंडर कर दिया। पंकज जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या वाकई में सरेंडर कर दिया है? देखिए, परिस्थिति समझिए। जब बीजेपी के साथ थे उद्धव ठाकरे तो कितनी सीटों पे लड़ते थे? 124। वहां गए तो लड़ने के लिए कितनी मिली? 85। भाजपा में थे तो कम से कम क्या होते? मुख्यमंत्री ना भी होते तो उप मुख्यमंत्री तो जरूर होते। वहां गए तो क्या मिला? क्यों जले पे नमक छिड़क रहे पंकज जी? नहीं, क्या मिला? परिस्थिति समझिए। पार्टी टूट गई। हाँ। क्या जरूरत थी? सिर्फ पर्सनल ईगो। मुख्यमंत्री पद तो मिला ना सर। अब कितने दिनों के लिए? और उस मुख्यमंत्री पद पर रह के इन्होंने क्या किया? इनके जो गृह मंत्री थे वो वसूली के चक्कर में चले गए जेल। पालघर में संतों की हत्या हो गई। क्या अचीवमेंट बताएंगे महाराष्ट्र का? इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट डाउन करे हो गया। वसूली पार्टी का तमगा लग गया। हिंदुत्व को गाली देना पड़ा। मुसलमानों की चाटुकारिता करनी पड़ी। मातोश्री के बाहर हंगामा करवाया वक्फ बोर्ड को लेकर। हाँ, शरद पवार ने कमरे पे शरद पवार बैठे थे, ये आए, शरद पवार ने कहा जाके बाहर खड़े हो। वो वीडियो वायरल हुआ था। बाला साहब ठाकरे के बेटे की ये इज्जत। और समझ रहे हासिल क्या हुआ? इसलिए बोलते हैं ईर्ष्या, द्वेष, जलन और डाह अच्छे अच्छे इंसान को बर्बाद कर देती है। और उद्धव ठाकरे उसका जीता जागता नमूना है। इन्हें म्यूजियम में रखना चाहिए और दिखाना चाहिए कि एक पार्टी को कैसे बर्बाद किया जाता है। वो केस स्टडी है ये। जो शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर हंस रहे हैं ये। और खुश है। आज उस पार्टी के लगभग सारे फैसले संजय राउत जैसा आदमी ले रहा है, जिसे बाला साहब ठाकरे ने पहले ये सामना में था। बाला साहब ठाकरे ने इसके करतूत को देखते हुए दोपहर का सामना में डाल दिया, जो दोपहर को अखबार निकलता था। और उसने ऐसा हाईजैक कर लिया इस पार्टी का। आज आदित्य, उद्धव और संजय राउत, इसके अलावा कौन दिखता है उस शिवसेना में? और दूसरी बात, फायदे में कौन है? जाहिर तौर पे देखिए, हंस रहे हैं कांग्रेस वाले और शरद पवार। वो कह रहे हैं कि हमने बार बार बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। शरद पवार ने जिंदगी भर कर तोड़ने की कोशिश की थी और उनकी मौत के बाद ही उनके बेटे को अपने चरणों में बैठा लिया। उस पार्टी को तोड़ के आधा इधर कर लिया, आधा भी नहीं बचा। इससे ज्यादा खुश कौन होगा आज? जो अंदर की बात नहीं समझते। अब देखिए, महाराष्ट्र की हकीकत आप देख लिए। शिव सैनिक, जब हम लोग महाराष्ट्र में पढ़ते थे और 2006 तक मैंने पढ़ाई की है महाराष्ट्र में, 2003 से 2008 तक रहा मैं वहां पे। 2006 तक पढ़ाई भी हुई और बाकी वहां पे जॉब भी किया। उस समय शिव सैनिक मतलब गर्व। बाला साहब ठाकरे मतलब महाराष्ट्र का स्वाभिमान। और उद्धव की पार्टी का नाम क्या था? उभाटा। नाम ही सुनने में अजीब सा लगता है।
उबाठा उबाठा बोलते हैं इनको सब। हम्म। दूसरी बात कि जिस बाला साहब ठाकरे के एक इशारे पर हाथ खड़ा किया और ऐसे कर दिया तो पूरी मुंबई बंद। उस बाला साहब ठाकरे के घर पर चढ़कर, शिवसेना भवन पर चढ़कर मुसलमान गाली देकर आ गए। यह परिस्थिति का निर्माण हुआ। अब एक शिवसैनिक के नाते कैसा लगता होगा कि जो शिवसैनिक सीने पर शेर का निशान बनाकर पूरी मुंबई की गलियों में घूम जाया करता था भगवा पताके के साथ, वो आज सर झुका के खड़ा है और वक्फ बोर्ड पर मुस्लिमों की जमात उसे मुंह पे आके गाली देके गई। शिवसेना भवन के सामने उद्धव ठाकरे के घर पर चढ़कर। अच्छा लगता होगा क्या? लेकिन बोले ना कि जिसका गैरत नहीं है, जिसकी कोई आबरू नहीं है, जिसको सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, मैं आज लिख कर देता हूं स्टाम्प पेपर पे, इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी। वही में आ रहा था पंकज जी, वही में आ रहा था कि 85-85 सीटें इसी समीकरण के हिसाब से बांटी गई होंगी कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो सीएम पद का दावेदार होगा, इसीलिए तो बराबर सीटें बांटी गई होंगी ना। अब ऐसा क्यों नहीं होगा कि एक पार्टी का उम्मीदवार, मान लिया उद्धव ठाकरे की पार्टी का उम्मीदवार शरद पार्टी के उम्मीदवार को क्यों नहीं हराना चाहेगा, जिससे कि अपने नंबर ज्यादा हों? फायदा किसको होगा? सीधे तौर पर बीजेपी को। देखिए मैं एक बार बताता हूं, शरद पवार का इलाका जो है वो मराठवाड़ा है, वो जो शुगर बेल्ट है, जो शुगर लॉबी वो की राजनीति करते हैं। फिक्स समझिए, जो शिवसेना का जो गढ़ था वो मुंबई था, कोंकण था, और कांग्रेस विदर्भ, खानदेश वगैरह इलाके में मजबूत थी। अब हुआ क्या कि जब ये उद्धव ठाकरे पलटी मारे तो हर किसी का फोकस ये है या चाहत ये थी कि जहां ज्यादा मुसलमान है वहां मैं लड़ूं ताकि जीत की गारंटी ज्यादा हो। और इस चक्कर में एक बयानबाजी में एक दूसरे से क्रॉस करते दिखे। उद्धव ठाकरे ने कह दिया मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, शरद पवार ने कह दिया कि अहमदनगर का फिर से दोबारा जो नाम रख दूंगा तो औरंगाबाद का दोबारा हो जाएगा। और कांग्रेस तो अब जानते हैं है ही मुस्लिम परस्त, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो इन तीनों में झगड़ा इस बात के शुरू हुआ कि जहां पर मुसलमान ज्यादा है वहां कौन लड़ेगा, क्योंकि वो जीत की गारंटी थी ना। जब सीट बंटवारे पर आप जाएंगे तो वो सीटें मिल गई शरद पवार और कांग्रेस को। इनके जीत के चांसेस कम है क्योंकि ये जो हिंदुत्व बेल्ट जिसको हम लोग कोंकण, मुंबई, थाने, इन सब का इलाका जानते हैं, वहां पे इन्हें सीटें मिली है। इनका स्ट्राइक रेट तो ऑब्वियसली कम रहेगा। तो सीटें कम आएंगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। क्या होता है ना कि संतों का हाय और श्राप बहुत कब लगता है किसी को पता नहीं चलता। पालघर का जो वीडियो आया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, आपको क्या लगता है उद्धव ठाकरे को हाय नहीं लगी होगी? और उसके बाद से देखिए रसातल में चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, पार्टी गई, सीटें गई, क्या क्या नहीं हुआ इनके साथ। पंकज जी, आखिरी सवाल, राज ठाकरे के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। जब आदित्य ठाकरे चुनाव लड़े थे तो राज ठाकरे की पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन परंपरा को, परिवार की परंपरा को बदलते हुए, परंपरा को ताक पर, हाशिए पर रखते हुए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के बेटे के सामने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बौखलाहट है, सत्ता में किसी भी सूरत पर आना है, क्या है? नहीं, देखिए वर्ली वाली जो सीट है ना वो प्रमोद महाजन द्वारा सिंचित सीट है। उसको पूरा, मतलब जब प्रमोद महाजन थे वहां से लड़ते थे, उसके बाद जब उनके डेथ के बाद पूनम महाजन वहां से फिर सांसद भी बनी बाद में। वो जो सीट है ना वो हिंदुत्व बेल्ट है। अब लड़ाई इस बात की है कि शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे थे, उनका असली उत्तराधिकारी कौन है जो उनकी परछाई दिखता है? मुसलमानों का नाम जपने वाला आदित्य ठाकरे या फिर राज ठाकरे का बेटा? नहीं, उत्तराधिकारी मानने के लिए तो बाला साहब ठाकरे ने मना कर दिया था राज ठाकरे को। अच्छा, राज ठाकरे को मना किया था ना, लेकिन जिसमें जिसमें बाला साहब ठाकरे के ज्यादा गुण दिखेंगे उसे तो जनता मानेगी ना। बाला साहब ठाकरे की तरह दिखता कौन है, उनकी तरह राजनीति कौन करता है, उनकी तरह बोलता कौन है, उनकी परछाई किसमें दिखती? आदित्य ठाकरे में दिखती है क्या? आदित्य ठाकरे पर जिस तरह के आरोप लगे सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में, उसके बाद बाला साहब ठाकरे की परछाई दिखती है या कुछ और की परछाई दिखती है?
इनका जो फ्रेंड सर्किल है मुंबई में, जो महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं, वो क्या बाला साहब ठाकरे की परछाई है? तो इस बात की लड़ाई है कि ठीक है, राज ठाकरे जो उनके पिताजी थे, उनकी हार हुई इस जो नैरेटिव वॉर में, इमेज की लड़ाई में। आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे में देखते हैं भविष्य क्या होता है। ये तो पहली टकराहट है ना। टकराहट तो पहली है, लेकिन जैसी राज ठाकरे ने उम्मीदवार नहीं उतारा था, क्या उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं कर सकते थे कि भतीजे के सामने उम्मीदवार ना उतारते? उद्धव ठाकरे डिस्परेट राजनीति कर रहे हैं, वो किसी के नहीं है। वो कल को जाके अगर बीजेपी ऑफर दे तो वो चट से इधर आ जाएंगे। उनको सिर्फ बनना है मुख्यमंत्री, जो मौजूदा वक्त में होता दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार कम सीट लाकर बिहार के लगातार मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, तो हम भी इधर उधर पलट के बिन पैनी का लोटा बनकर मुख्यमंत्री तो बन ही सकते हैं। तो वो कभी इधर भी मुंह मारते हैं। कभी तो हाल में एक चर्चा आई थी कि जब सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो रहा था, तो वो इधर भी मौके तलाश रहे थे, प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की। जो भी है, वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसे सिद्धांतवादी राजनीति नहीं कह सकते, बाला साहब ठाकरे टाइप की राजनीति नहीं कह सकते, वो उबाठा की राजनीति है। बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के जो सिद्धांत थे उससे उनके बेटे उद्धव ठाकरे भटक गए हैं, जो कि शिवसेना के भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा? मौजूदा राजनीति को देखते हुए तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बाकी पंकज, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। महायुति को, वहां बीजेपी नहीं है। हाँ, माफ कीजिएगा, महायुति को इसका सीधा सीधा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से राहुल और शरद के सामने सरेंडर किया है उद्धव ठाकरे ने, उस पर आपकी क्या है राय? कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।